कुछ ही दूर जाने पर सालू को एक रेस्टोरेंट दिख गया जिसके आगे गाड़ियां खड़ी हुई थीं। सालू उस ओर बढ़ गई और जैसे ही वहां पहुंची तो एक लड़का अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोल रहा था। सालू जल्दी से उसके पीछे जाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका सर चकरा गया और वो उस लड़के से जा टकराई। व्हाट द हेल! अयान गुस्से से पलटा तो उसने नीचे गिरती सालू को अपनी बाहों में थाम लिया। वो शौक होकर अपनी बाहों में बेसुध सी झूलती हुई सालू को देख रहा था। उसके मुंह से निकला सालू। उसने सालू को होश में लाने के लिए उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन सालू बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। अयान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अयान का ड्राइवर भी अब तक दूसरी तरफ से उतरकर बाहर की ओर आ गया। सर, ये लड़की तो बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए, ड्राइवर ने आइडिया दिया। हाँ हाँ चलो। अयान ने अब उसे अपनी बाहों में उठा लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया और वो लोग वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद ठाकुर के गुंडे वहाँ पहुँचे और चारों तरफ सालू को खोजने लगे। सचिन के आदमी भी सालू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही अयान उसे लेकर निकल गया था, जो कि वो लोग देख नहीं पाए थे। कार में अयान ने अब सालू को गौर से देखा तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। तो अयान ने अब जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर सालू को पहना दी। इस दौरान अयान ने पूरी सावधानी बरती कि वो सालू को कम से कम टच करे। अयान और सालू की अब तक हुई हर मुलाकात में दोनों की टक्कर ही हुई थी, लेकिन अयान कभी भी सालू को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता था। सालू का हमेशा रौब से तना हुआ चेहरा आज मुरझा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सालू की ऐसी हालत कैसे हो गई है। हॉस्पिटल आ गया था और अयान अब उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही हॉस्पिटल में दाखिल हो गया और डॉक्टर को ढूंढने लगा। क्योंकि ये एक छोटा सा नर्सिंग होम था, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तभी एक लेडी डॉक्टर वहाँ आई और स्टाफ की हेल्प से सालू को अंदर ले गई। अयान बाहर ही चक्कर काट रहा था। उसे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सालू की यह हालत देखकर। फिलहाल तो उसे डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार था कि वो क्या बताते हैं कि सालू को क्या हुआ है और सालू को होश कब तक आएगा। दूसरी तरफ श्लोक और हीर भी अब मंदिर पहुंच गए थे। उनके साथ आए स्टाफ ने पूजा का सारा सामान निकाला और मंदिर में पहुंचा दिया। श्लोक और हीर भी अब एक साथ मंदिर में पहुंचे और पंडित जी ने पूजा शुरू करवा दी। फिर उन्होंने देवी माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उठाकर श्लोक को दिया कि वो उसे हीर की मांग में भर दें। श्लोक ने सिंदूर हाथ में लिया और हीर की ओर मुड़ गया। दोनों की नज़रें मिली तो हीर ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसकी इस हरकत को देखकर श्लोक के दिल की धड़कन बढ़ गई। श्लोक को आज हीर को देखकर अपना हक जताने वाली फीलिंग आई और उसी फीलिंग से उसने हीर की मांग में सिंदूर भरा। हीर को दिल ही दिल में आज कोई घबराहट नहीं हुई जब श्लोक ने उसकी मांग में सिंदूर लगाया। जबकि हॉस्पिटल में जब श्लोक ने उसकी मांग भरी थी, तब हीर को एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया था। उसने अब फिर से नजरें उठाकर देखा तो श्लोक अब भी एकटक उसे ही देख रहा है और उसकी नज़रों की तपिश ने हीर को असहज कर दिया था। फिर दोनों ने झुककर पंडित जी का आशीर्वाद लिया और मंदिर की परिक्रमा करने के लिए गए। उसके बाद दोनों होटल में आ गए, जहां आज की रात उन्हें रुकना था। और जैसे ही दोनों अपने कमरे में गए तो दोनों के ही कदम दरवाजे पर ठिठक गए। इधर सचिन को उसके आदमियों ने नीरज के मरने की और सालू के गायब होने की बात बताई, तो वो भी कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया जहां से सालू गायब हुई थी। सचिन के आदमी तब तक आसपास की सभी जगह की छानबीन कर चुके थे, लेकिन सालू का नामो निशान नहीं था। सचिन एक प्रोफेशनल आदमी था अपने काम को लेकर, इसलिए उसके जितना दिमाग उसके आदमी नहीं लगा सके और इसलिए सालू को शक के तौर पर आसपास खोजते रहे। जबकि इतनी देर में सचिन रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के सीसीटीवी रूम से पार्किंग की फुटेज भी देख आया, जिसमें अयान
क्लियरली सालू को वहाँ से ले जाते हुए दिख रहा था। ठाकुर के आदमियों को ये फुटेज ना मिले, इसलिए उसने इस फुटेज को डिलीट करवा दिया और वहाँ से निकल गया। होटल में श्लोक और हीर का रूम बिल्कुल उसी तरह सजाया गया था जैसे सुहागरात का कमरा सजाया जाता है। हीर को लगा कि यह सब श्लोक ने जानबूझकर किया है और घर से दूर लाकर वो उसे जबरन अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो श्लोक को गुस्से से घूरने लगी। क्या? मुझे क्यों घूर रही हो? श्लोक ने उसे खुद को घूरता हुआ देखकर कहा। देख रही हूँ कि कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। हीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए श्लोक से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? श्लोक ने उससे पूछा। मतलब ये सजावट, ये सब जानबूझकर किया है ना आपने? हीर ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों कमरा सजवाऊंगा? श्लोक ने अब चिढ़ते हुए कहा। क्योंकि आप मुझे पाना चाहते हैं। उसके आगे के सब उसके मुंह में ही रह गए। जब श्लोक ने उसे अपने गुस्से से लाल आंखों से देखा तो हीर सहम गई। एक बार बोल चुका हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाला मैं, तो समझ नहीं आता क्या मेरी बात? या हर चीज़ में इल्ज़ाम लगाने की आदत है तुमको? श्लोक ने बेहद गुस्से से कही थी ये बात, जिससे हीर भी समझ गई थी कि उसने श्लोक को हर्ट कर दिया है। श्लोक कमरे से बाहर जाने लगा तो हीर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे दूर, जहाँ थोड़ा सुकून की सांस ले सकूं। श्लोक गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अब हीर की आंखों में पानी आ गया और वो चुपचाप जाकर कमरे में बेड से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। इधर श्लोक गुस्से से कमरे से बाहर आकर होटल के रिसेप्शन पर जाने लगा और पूरे रास्ते बड़बड़ाता जा रहा था। ये तीखी मिर्ची खुद को समझती क्या है? जब देखो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देती है। अरे पहले पूरी बात जान तो ले कि किसने किया है ये सब। लेकिन नहीं, चल पड़ती हैं अपना झोला डंडा उठाकर प्रोटेस्ट करने। अब बैठी रहें पूरी रात अकेली कमरे में। मैं नहीं जाऊंगा आज। श्लोक रिसेप्शन पर पहुंच गया था और उसने जाकर पता किया कि उसका रूम किसके कहने पर सजाया गया है। तो पता चला कि अयान सहगल ने ऑर्डर दिया था रूम को हनीमून कपल के हिसाब से डेकोरेट करना है। ओह, तो ये उसका सरप्राइज़ जो मेरे लिए शौक बन गया। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। श्लोक को अब अयान पर गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे ही अयान को कॉल मिलाने के लिए फ़ोन जेब से निकाला, तभी उसके फ़ोन पर सचिन का कॉल आने लगा। हाँ बोलो सचिन, कुछ पता चला सालू का? श्लोक ने जल्दी से फ़ोन उठाते हुए कहा। जी सर, सालू इस समय आपके भाई अयान के साथ है। सचिन ने उसे जानकारी दी। व्हाट? सालू अयान के साथ क्या कर रही है? श्लोक ने चौंकते हुए पूछा। वो उस आदमी के वहाँ से भाग गई थी जिसने उसे किडनैप किया था और उसको भगाने के लिए उसका बाप नीरज उस आदमी से भिड़ गया और इस सब में उसकी जान चली गई थी। सचिन ने पूरी बात बताई। ओह, पता चला कि वो आदमी कौन है जिसने सालू को किडनैप किया था? अयान इस वक्त कहाँ है? श्लोक ने आगे पूछा। उस आदमी की सारी जानकारी कल तक मैं आपको दे दूंगा और मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि आप अयान को कॉल करके पूछिए कि वो इस समय कहाँ है उस लड़की के साथ, क्योंकि वो गुंडे अगर उन तक पहुंच गए तो सालू के साथ साथ अयान की जान को भी खतरा हो सकता है। आप उनकी लोकेशन मुझे बता दीजिए, मैं सिक्योरिटी भेज दूंगा। सचिन ने पूरी बात श्लोक को समझाते हुए कहा। हाँ करता हूँ मैं तुम्हें कॉल। इतना बोलकर श्लोक ने सचिन का कॉल काट दिया और अयान को फ़ोन मिला दिया। श्लोक फ़ोन को कान पर लगाए हुए होटल के गार्डन एरिया में आ गया था, जबकि एक जोड़ी आंखें इस वक्त श्लोक को देखकर गुस्से से लाल हो रही थीं। इस आदमी ने रिसेप्शन पर जाकर श्लोक के रुकने की जानकारी ली, जिससे कन्फर्म हो सके कि जिसे इसने देखा है वह श्लोक ही था या कोई और। उसे जब पता चला कि श्लोक यहाँ अपनी वाइफ के साथ रुका हुआ है तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने किसी को कॉल मिला दिया। हाँ भाई, एक खुशखबरी है। वो श्लोक सहगल है ना, अपनी बीवी के साथ इसी होटल में रुका हुआ है जहाँ मैं रुका हूँ। इस आदमी ने फ़ोन पर
सामने वाले को जानकारी दी। ख़त्म कर दो उसे, सामने से आवाज़ आई। श्लोक गार्डन एरिया में अयान को कॉल मिलाकर उससे बात करने के लिए आ गया था। 2-4 रिंग्स बजने के बाद ही अयान ने फ़ोन उठा लिया था। श्लोक जल्दी से बोला, हाँ अयान, तू कहाँ है अभी? भाई, वो मैं हॉस्पिटल में हूँ, अयान ने कुछ अटकते हुए जवाब दिया। अपनी लोकेशन बता, मैं अभी सिक्योरिटी भेज रहा हूँ। और सालू कैसी है अभी? श्लोक ने जब सालू का नाम लिया तो अयान चौंक गया कि श्लोक को कैसे पता कि वो सालू के साथ है। भाई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं सालू के साथ हूँ? अयान ने अपने दिल में आया पहला सवाल श्लोक से पूछा। वो सब मैं तुझे मिलकर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम दोनों की सेफ्टी ज़रूरी है। अभी मुझे लोकेशन भेज, मैं अपने आदमी भेजता हूँ। सालू को जब डिस्चार्ज मिले तो उसे हमारे घर ले आना, क्योंकि सबसे सेफ जगह फ़िलहाल वही है। और सुन, उसका ख्याल रखना, श्लोक ने उससे कहा। जी भाई, मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। इतना कहकर अयान ने कॉल काट दिया और श्लोक के फ़ोन पर लोकेशन भेज दी, जो कि श्लोक ने आगे सचिन को फॉरवर्ड कर दी। होटल में श्लोक के बिजनेस राइवल में से एक आदमी उसी होटल में रुका हुआ था जिसमें श्लोक और हीर रुके हुए थे। जब उस आदमी ने श्लोक को अपने सामने देखा तो उससे बदला लेने का सोचकर उसने अपने बड़े भाई को कॉल कर दिया। दरअसल जब से श्लोक ने बिजनेस ज्वाइन किया था, तब से कई बड़ी बड़ी डील वो उन भाइयों से छीन चुका था, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए वो श्लोक से नफरत करते थे और इसलिए उसे जान से मारना चाहते थे। इस आदमी ने रिसेप्शन पर जाकर श्लोक के रुकने की जानकारी ली, जिससे कन्फर्म हो सके कि इसने देखा है वो श्लोक ही था या कोई और। उसे जब पता चला कि श्लोक यहाँ अपनी वाइफ के साथ रुका हुआ है तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने बड़े भाई को कॉल मिला दिया। हाँ भाई, एक खुशखबरी है। वो श्लोक सहगल है ना, अपनी बीवी के साथ इसी होटल में रुका हुआ है जहाँ मैं रुका हूँ। इस आदमी ने फ़ोन पर सामने वाले को जानकारी दी। ख़त्म कर दो उसे, सामने से आवाज़ आई। और उसकी बीवी का क्या करना है भाई? उसने पूछा। मार्केट में तो सहगल की शादी की कोई खबर नहीं है, तो फिर ये बीवी कहाँ से आ गई? ज़रूर इसने छुपकर शादी की होगी। एक काम करो, सहगल को मार दे, बदले में उसकी बीवी तेरा इनाम छोटे, सामने वाले आदमी ने जवाब दिया। ठीक है भाई, इस आदमी ने खुश होते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। अब वो अपने आदमियों को फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन देने लगा श्लोक को मारने का और ख़ुद ऊपर श्लोक के कमरे की ओर बढ़ गया। इधर श्लोक बस फ़ोन रखकर मुड़ा ही था कि अचानक से उसके पास से एक गोली गुजरी और गार्डन में लगे हुए पेड़ पर लटके हुए कांच के लैंप पर जा लगी। वहाँ अंधेरा हो गया था, लेकिन श्लोक समझ गया था कि उस पर अटैक हुआ है। उसने जल्दी से एक और छलांग लगा दी और एक बेंच की ओट में छिप गया। दूसरी तरफ हीर ने कमरे का लॉक नहीं किया था। वो बस अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। उसे मालूम था कि गलती उसकी है कि उसने श्लोक को बेवजह हर्ट कर दिया और वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। अब वो श्लोक से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन श्लोक वापस आया ही नहीं, तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी वो आदमी कमरे में घुस गया और किसी के आने की आहट सुनकर हीर ने भी अपना सर उठा लिया। उसे लगा श्लोक वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बोली, श्लोक जी। लेकिन उसके ये शब्द अधूरे रह गए जब उसने अपने सामने किसी और आदमी को देखा। इधर श्लोक ने जल्दी से अपने आदमियों को कॉल मिला दिया ताकि समय पर मदद आ सके। गोली की आवाज़ सुनकर होटल के सिक्योरिटी वाले भी आ गए थे। दूसरी तरफ से 1-2 गोलियां और चलीं, जिसमें होटल का एक स्टाफ घायल हो गया। श्लोक के आदमी भी आ गए थे और अब दोनों तरफ से अब फायरिंग हो रही थी। श्लोक को अचानक से ही हीर का ख्याल आया कि उस पर जिस किसी ने भी हमला किया है, अगर वो आदमी हीर तक पहुंच गए तो हीर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब वो जल्दी से हीर के पास पहुंचना चाहता था ताकि उसको बचा सके। कौन हो तुम?
और इस तरह बिना इजाज़त के मेरे कमरे में कैसे घुस आए? हीर ने घबराते हुए उस आदमी से पूछा, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। ये देखते ही हीर की घबराहट और बढ़ गई और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, श्लोक जी, नहीं आने वाला तेरा श्लोक, चाहे तो कितना भी चिल्ला ले। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे आदमियों ने अब तक उसे मार डाला होगा, मरा पड़ा होगा कहीं बाहर तेरा श्लोक, उसने हंसते हुए कहा। नहीं, हीर जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। ये बात सुनकर बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, जो उस आदमी की बात को सच साबित कर रही थी। वो दरवाजे की ओर भागी तो उस आदमी ने हीर को बीच में ही पकड़ लिया और उसे बेड की ओर ले जाने लगा। अरे, ऐसे कैसे भाग जाएगी तू? तेरा पति तो मर गया है, अब तेरी ये खूबसूरत जवानी मेरे काम आएगी। ये सुहाग की सेज देख कर तो यही लगता है कि आज तुम दोनों की सुहागरात थी। बेचारा सैगल अपनी शादी का ज़्यादा दिन एंजॉय नहीं कर पाया, बेचारा सुहागरात भी नहीं मना पाया। लेकिन कोई बात नहीं, उसका ये अधूरा काम मैं पूरा कर दूंगा, वो आदमी हंसते हुए बोला। हीर को उसकी बातें सुनकर डर लगने लगा था। हीर उसकी पकड़ से छूटने के लिए तड़फ रही थी। उसे उस आदमी से घिन आ रही थी। वो रोए जा रही थी, साथ ही साथ लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी। लेकिन उस आदमी ने बड़े जोर से हीर को पकड़ रखा था। श्लोक ने अपने आदमियों से कवर फायर मांगा और खुद होटल में एंटर हो गया। वो जल्दी से अपने रूम की ओर दौड़ा। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन अंदर से हीर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे गई थी उसे। श्लोक का खून खौल गया था कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया है जिसने उसके परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत की। श्लोक बिना देरी किए रिसेप्शन पर पहुंच गया था, जहां का स्टाफ गोलियों की आवाज़ सुनकर ही भाग गया था। श्लोक ने पीछे बॉल पर लगे कीबोर्ड से अपने कमरे की दूसरी चाबी ली और तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। हीर ने खुद को छुड़ाने के लिए उस आदमी के हाथ पर काट दिया था, जिससे वो दर्द से छटपटाने लगा और उसकी पकड़ हीर पर से थोड़ी सी ढीली हो गई थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हीर भागने को हुई तो उसकी साड़ी का पल्लू उस आदमी के हाथ में आ गया और उसने हीर की साड़ी खींच ली। हीर की पूरी साड़ी खुल गई थी और अब उस आदमी के हाथ में थी, जबकि हीर खुद ब्लाउज और पेटीकोट में खुद को अपने दोनों हाथों से ढककर पलट गई थी। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। हीर जैसे ही पलटी, वो किसी की मजबूत सीने से टकराई। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो श्लोक गुस्से से हीर के पीछे खड़े हुए आदमी को देख रहा था। श्लोक को ठीक देखकर हीर के दिल में सुकून उतर गया। वो जल्दी से उसके सीने से लग गई तो श्लोक ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। श्लोक की नज़रें अभी उस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई हीर की साड़ी पर थी, जबकि वो आदमी जो कुछ देर पहले हीर की हालत पर हंस रहा था, अब उसकी हंसी श्लोक को देखकर गायब हो गई थी। उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। तू मरा नहीं अभी तक? उसने श्लोक की ओर देखते हुए गुस्से से कहा। तेरे उन चूहों में इतना दम नहीं कि मुझे मार सके बंसल, श्लोक ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, अभी तुझे ख़त्म करके अपना अधूरा काम पूरा कर लेता हूँ। बड़ी खूबसूरत है तेरी बीवी। उसके आगे के सब उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि श्लोक ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मार दिया था। हीर तो एक साइड में सहमी हुई सी खड़ी हो गई थी, जबकि श्लोक अब बंसल को बुरी तरह से मार रहा था। श्लोक ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। श्लोक गुस्से से बोला, बिजनेस की दुश्मनी को तू मेरे घर तक ले आया, ये तूने ठीक नहीं किया बंसल। बोला था मैंने तुझसे और तेरे भाई से कि बिजनेस वर्ल्ड में compete करो, लेकिन तुम लोग तो मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने लगे। मुझे जाने दे सहगल, वरना मेरा भाई तेरे पूरे खानदान को मिटा देगा, बंसल ने श्लोक को धमकी देते हुए कहा। तुझे तो आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी हीर को अपने इन गंदे हाथों से छूने की कोशिश की है, श्लोक ने गुस्से से कहा और उसका हाथ तोड़ दिया। बंसल की तेज चीख निकल गई और वो दर्द से छटपटाने लगा।
लेकिन श्लोक ने उस पर कोई तरस नहीं खाया और उसे पीटता रहा। श्लोक का यह रूप देखकर तो हीर भी अब डरने लगी थी। श्लोक की मार बंसल ज़्यादा देर झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। श्लोक ने फ़ोन से अपने आदमियों को अपने कमरे में आने का बोला। फिर वो पलटकर जल्दी से हीर के पास गया और हीर झट से उसके गले से लगकर रोने लगी। चुप, मैं आ गया हूँ ना हीर, रोना नहीं प्लीज़। इतना कहकर श्लोक ने उसके माथे को चूम लिया। हीर की सिसकियाँ बंद नहीं हुई थीं। उसने श्लोक को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ रखा था। हीर के इस तरह से गले लगने से श्लोक की धड़कनें भी बढ़ गई थीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने खुद से हीर को हल्का सा दूर किया और ज़मीन पर पड़ी हुई उसकी साड़ी उठाकर उसे दी। हीर अब अपनी साड़ी लेकर बाथरूम में चली गई। श्लोक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और श्लोक के आदमी अंदर आए। उन्होंने श्लोक को बताया कि बाहर की स्थिति अब कंट्रोल में है और हमलावर भी पकड़े गए हैं। श्लोक ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि बंसल को उसके सीक्रेट प्लेस पर ले जाकर उसकी खातिर करे, लेकिन वो मरने ना पाए, ध्यान रहे। श्लोक के आदमी बंसल को उठाकर अपने साथ ले गए। हीर काफ़ी देर तक जब बाथरूम से बाहर नहीं आई तो श्लोक को उसकी चिंता हो गई थी और वो बाथरूम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ के साथ ही हीर के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्लोक ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, हीर, आर यू ओके? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। श्लोक को बेचैनी होने लगी और जब आखिर से उसे रहा नहीं गया तो वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर हीर हाथ में अपनी साड़ी पकड़े शावर के नीचे भीग रही थी। श्लोक जल्दी से उसके पास गया और शावर बंद कर दिया। ये क्या पागलपन है हीर, बीमार पड़ जाओगी ऐसे पानी में भीगने से। श्लोक ने नकली गुस्सा दिखाते हुए हीर से कहा, लेकिन हीर ने अपने स्वभाव से उलट आज श्लोक को कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी अपनी साड़ी पकड़कर वहीं खड़ी रही। श्लोक ने उसके हाथ से साड़ी लेकर साइड में रख दी और उसे एक टॉवल से कवर कर दिया। फिर खुद बाहर आया और अपने बैग्स में से हीर की एक नाइट गाउन निकालकर बाथरूम में घुस गया। उसने बड़े प्यार से हीर को कहा, चलो अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना सच में बीमार पड़ जाओगी। हीर को श्लोक का प्यार से बोलना बहुत अच्छा लगा था। उसने अब बिना कुछ कहे अपने कपड़े श्लोक के हाथ से ले लिए और श्लोक बाथरूम से बाहर आ गया। कुछ ही देर में हीर बाथरूम से बाहर निकली। श्लोक ने देखा कि वो अभी कांप रही थी तो श्लोक जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे संभाल कर अपने साथ बेड पर ले आया। श्लोक उससे दूर होने लगा तो हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्लोक फिर से हीर के पास ही बैठ गया और उसने हीर के आसपास अपनी बाजुओं का घेरा बना लिया। हीर ने उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। श्लोक समझ गया था कि हीर बहुत ज़्यादा डर गई है इस हादसे से और फिलहाल उसे श्लोक के साथ की ज़रूरत है। श्लोक को हीर की चुप्पी खल रही थी, इसलिए उसने हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम क्यों इतना डर रही हो हीर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। प्लीज़ शांत हो जाओ और कुछ तो बोलो। तुम ऐसे चुप चुप अच्छी नहीं लगती हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी श्लोक जी जब उसने कहा कि उसके आदमियों ने आपको मार डाला। मैं सच में डर गई थी। हीर ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से श्लोक को देखते हुए कहा तो श्लोक ने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम्हारा पति इतना कमज़ोर नहीं है हीर कि कोई भी आकर उसे मार दे। बंसल को लगा कि मैं अकेला हूँ तो मुझ पर अटैक करवा दिया। इस बंसल ने बिजनेस की दुश्मनी को पर्सनल कर दिया है तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। श्लोक ने गुस्से में आकर कहा तो हीर ने कसकर उसे पकड़ लिया। श्लोक समझ गया था कि हीर उसके गुस्से से डर रही है, इसलिए वो शांत हो गया और हीर के बालों में हाथ फेरता रहा। कुछ देर बाद उसे खुद के सीने पर भार महसूस हुआ तो वो समझ गया कि हीर को नींद आ गई है, इसलिए उसने हीर को आराम से बेड पर लिटा दिया और खुद उठकर
रूम की बालकनी में आ गया। श्लोक ने किसी को कॉल मिला दिया। कुछ ही देर में सामने से फ़ोन उठा लिया गया तो श्लोक बोला, अटैक की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। होटल वालों का मुंह बंद करने के लिए जितने पैसे लगें दे दो। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सालू का इलाज शुरू कर दिया था। उसके बाद वो कमरे से बाहर आई तो बेचैनी से चक्कर काट रहे यान ने उनसे पूछा, डॉक्टर, सालू, मिस्टर सहगल, रेप करने की कोशिश हुई थी लेकिन सालू बच गई है। कुछ खाया पिया नहीं था इसलिए बेहोश हो गई है। बाकी शरीर के घाव तो भर जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन मन के घाव को भरने में समय लगेगा और आप लोगों का सपोर्ट भी। बाकी कल सुबह तक इन्हें डिस्चार्ज दे देंगे हम। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सालू की हालत देखकर तो यही लग रहा था कि उसे कैद में रखा गया था, तो उसके साथ हमेशा रहने वाली उसकी बहन हीर ने सुबह झूठ क्यों बोला और वो शादी करके अपनी ज़िंदगी जी रही है जबकि उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया था। अयान ने सोचा, श्लोक जानता था कि सालू खतरे में है तो अब श्लोक ही उसे सारी बातें बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक श्लोक खुद उसे सब कुछ नहीं बताता। कुछ ही देर में सालू को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अयान भी उसके रूम में आया और वहीं उसके बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया और सालू के चेहरे को गौर से देखने लगा। हमेशा जिसकी नाक पर गुस्सा रहता था वो सालू आज शांत सी बेड पर लेटी हुई थी। जगह जगह चोट के निशान थे। चेहरे पर किसी की उंगलियां छपी हुई थीं और गर्दन पर किसी के काटने का निशान था। अयान को अब उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने सालू के साथ ये सब हरकत की थी। उसने मन में कहा, एक बार ये आदमी मेरे हाथ लग गया ना, जिसने एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। होटल में श्लोक ने सचिन को कॉल मिलाया और कुछ देर बाद सचिन ने फ़ोन उठा लिया तो श्लोक उससे बोला, तुमने अपने आदमी भेजे कि नहीं अयान के पास? सचिन ने उसे बताया, मेरे आदमी पहुंच गए हैं और अयान और सालू फ़िलहाल सेफ हैं। कल सुबह सालू को डिस्चार्ज मिल जाएगा। श्लोक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह मेरे घर पहुंचने तक अयान और सालू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्हें हॉस्पिटल से मेरे घर तक बिल्कुल सेफ पहुंचाना है तुम्हें। डोंट वरी श्लोक, कहाँ पहुंच जाएगा। इतना बोलकर सचिन ने कॉल काट दिया और श्लोक फिर से कमरे में आ गया। श्लोक अब खुद नहाने के लिए चला गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा हीर नींद में कसमसा रही है, तो वो उसके पास चला गया। श्लोक ने हीर के सर पर हाथ रख दिया और उसका सिर सहलाने लगा। हीर नींद में ही श्लोक के नज़दीक हो गई थी और अब स्थिति ये थी कि हीर का हाथ श्लोक के सीने पर था। श्लोक ने जल्दीबाजी में टी शर्ट पहनी ही नहीं थी और अब हीर के इतने करीब आने से उसका गला सूखने लगा था। श्लोक की नज़रें हीर के चेहरे पर थीं। मासूम सा चेहरा, खूबसूरत आंखें जिन पर अभी बड़ी बड़ी पलकों का पहरा था, जो सोती हुई हीर को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थीं, और हीर के खूबसूरत से होंठ जिन पर श्लोक की नज़रें अब अटक गई थीं। श्लोक ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हॉस्पिटल में सालू को देखते हुए अयान को कब नींद आई उसे पता नहीं चला। वो वहीं स्टूल पर बैठे हुए ही सालू के बेड पर सिर टिकाकर सो गया था। सालू को बेहोशी में आज की हुई घटना दिखाई दे रही थी। वो बेहोशी में ही कसमसाने लगी और उसने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे अयान की भी नींद टूट गई। सालू, आर यू ओके? सालू, अयान ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसे इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे वीरेंद्र ठाकुर का नीरज को चाकू मारना दिखाई दे रहा था। पापा, वो अचानक से चिल्लाते हुए उठ बैठी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अयान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सालू तो जैसे अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। अयान जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ले आया और उन्होंने उसे इंजेक्शन दे दिया, जिसके असर से वो फिर से शांत होकर सो गई थी। ये सब क्या है डॉक्टर? अयान ने सालू की हालत देखकर परेशान होते हुए पूछा। मिस्टर सहगल, यह उस ड्रामा का असर है जिससे सालों गुजरी है। उसे वक्त लगेगा खुद को संभालने में। बस
उसे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने अयान को जवाब दिया और वहाँ से चली गई। होटल में कुछ ही देर में श्लोक को नींद आ गई थी और अब लगभग सुबह होने वाली थी। श्लोक की अचानक से आँख खुली तो हीर उससे एकदम चिपक कर सो रही थी और उसकी गर्म सांसें श्लोक को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। श्लोक खुद को जितना कंट्रोल करना चाहता था, हीर की नज़दीकी उसे उतना ही मजबूर कर रही थी। अपना कंट्रोल खोने पर उसने उठने की कोशिश की तो हीर की नींद टूट गई और उसने जब आँख खोली तो खुद को श्लोक के बेहद करीब पाया। दोनों की नज़रें मिलीं तो जब श्लोक खुद को रोक नहीं पाया और हीर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके होठों को अपने होठों से हल्का सा छू लिया। हीर के हाथ खुद ब खुद श्लोक की पीठ पर चले गए, जिससे श्लोक को आगे बढ़ने का साइन मिल गया और इस बार उसने हीर को थोड़ा डीप किस कर दिया। हीर जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार मानसिक रूप से परेशान हुई थी, उसे श्लोक के प्यार से छूने से काफ़ी सुकून मिल रहा था। इससे पहले भी दोनों के बीच एक बार किस हुआ था, लेकिन वो किस श्लोक ने अपना गुस्सा उतारने के लिए हीर को कर दिया था। लेकिन आज श्लोक के किस में उसका हीर के लिए प्यार झलक रहा था, जिसे हीर भी महसूस कर पा रही थी और उसी सुकून के चलते अब इस किस में हीर भी शामिल हो गई थी। श्लोक ने हीर की आंखों में देखते हुए ही उसे किस करना जारी रखा। अब श्लोक हीर के ऊपर आ गया था और उसने हीर की गर्दन पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। हीर के लिए सारे एहसास बिल्कुल नए थे। वो तो न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गई थी और इन पलों को एंजॉय कर रही थी। श्लोक ने हीर के गाउन को थोड़ा सा खिसका दिया था और उसे प्यार करने लगा। हीर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के आगे राघव का चेहरा घूम गया। हीर ने झट से अपनी आंखें खोल दी और श्लोक को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। हीर की इस हरकत के लिए श्लोक रेडी नहीं था। वो तो पूरी तरह मदहोश हो गया था हीर को प्यार करने में, और वो भी हीर की मर्जी से। इतना आगे बढ़ने के बाद हीर का ये बदलाव श्लोक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब हीर ने श्लोक को धक्का दे दिया तो श्लोक को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो हीर को कुछ बोलता, सामने से हीर की रोती हुई आवाज़ आई, आई एम सॉरी श्लोक जी। इतना बोलकर हीर अपने कपड़े ठीक करते हुए बाथरूम में भाग गई और पीछे रह गया श्लोक, जिसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अब हीर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी कुछ झेल चुकी थी। इस बात से श्लोक अच्छी तरह से वाकिफ था। बाथरूम में हीर ना जाने कितनी देर तक रोती रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो श्लोक के इतना करीब क्यों चली गई, और जब चली गई तो उसने श्लोक को धक्का देकर उसकी फीलिंग को हर्ट क्यों किया। क्यों क्यों भगवान, क्यों आपने मुझे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ श्लोक जी हैं जिनका मुझ पर हक है और फिर भी मैं उन्हें उनका हक नहीं दे पाई, और दूसरी तरफ राघव जी हैं जिनके ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। मैं क्या करूं? अब श्लोक जी का सामना किस मुंह से करूं? अगर वो गुस्सा हो गए तो? हीर मनी मन खुद की किस्मत को कोस रही थी। बाहर श्लोक ने अब तक खुद को शांत कर लिया था और अब तक हीर बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी, तो उसे फिर उसकी चिंता होने लगी कि कहीं वो पहले की तरह अब शावर के नीचे तो नहीं खड़ी हो गई। इसलिए वो बाथरूम के बाहर गया और आवाज़ लगाने लगा, हीर तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ श्लोक जी, मैं बस आती हूँ 2 मिनट में। श्लोक की आवाज़ सुनकर हीर ने उसे जल्दी से जवाब दिया और जल्दी से अपना मुंह धोने लगी। मुंह धोने के बाद उसने खुद को जब आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर 2 जगह लव बाइट के निशान थे। उसे अब श्लोक के सामने जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो कब तक बाथरूम में रुकेगी? बाहर तो उसे जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इसलिए हिम्मत करके वो बाथरूम से बाहर निकली। श्लोक अब सोफे पर लेटा हुआ था और हीर की तरफ ही देख रहा था। आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? हीर ने हिचकिचाते हुए पूछा।
वो बेड पर जगह जगह फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसे नींद नहीं आती, इसलिए सोफे पर आ गया। तुम आराम से सो जाओ, अभी सुबह होने में टाइम है। श्लोक अब उसे और अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने फूलों का बहाना मार दिया। लेकिन सच यही था कि अब वो खुद हीर के करीब नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आज उसे हीर की बेरुखी ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था। आप कितने अच्छे हैं श्लोक जी, मेरी गलती को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया और मुझे बुरा ना लगे, इसलिए जानबूझकर सोफे पर सोए हैं। हीर ने मन में सोचा और फिर वो भी करवट लेकर सो गई। सुबह हो गई थी और उसी के साथ श्लोक और हीर अब घर के लिए निकलने लगे थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से फिलहाल बात नहीं कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब घर के लिए रवाना हो गए थे। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। हीर को यह खामोशी खल रही थी, लेकिन उसका और श्लोक का रिश्ता इतना भी पक्का नहीं था अभी कि वो श्लोक से उसकी चुप्पी की वजह पूछ सके। हालांकि उसके मन में ये ख्याल भी घूम रहा था कि हो सकता है श्लोक कल रात की बात पर उससे नाराज़ हो। घर जाकर इनसे कल रात के लिए माफ़ी मांग लूँगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आगे बढ़ने के लिए और राघव जी के बारे में भी बता दूँगी। उसके बाद इनका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मन ही मन हीर ने तय कर लिया था। हॉस्पिटल में सालू को अब पूरी तरह से होश आ गया था। उसे अभी भी अपने पिता के चाकू लगने की बात याद आ गई और वो रोने लगी, तो अयान ने उसे संभाला और समझाया कि वो शांत रहे। अयान को अपने पास देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। अभी वो उससे कुछ पूछती इससे पहले ही डॉक्टर कमरे में आ गई और सालू का चेकअप करने लगी। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर ने पूछा। पहले से बेहतर, सालू ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। गुड, तो आपको अभी डिस्चार्ज कर देते हैं। क्यों मिस्टर सहगल? डॉक्टर ने अयान से सहमति लेते हुए पूछा। जी ठीक है डॉक्टर, आप लोग डिस्चार्ज की तैयारी कीजिए, अयान ने कहा तो डॉक्टर वहाँ से चली गई। मेरे पापा कहाँ हैं? मैं आपके साथ कैसे हूँ? सालू ने अपने दिमाग में आए सबसे पहले दो सवालों को अयान से पूछा। मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तुम कल रात को अपनी जान बचाकर भाग रही थी शायद, और मुझसे टकराई थी और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया, अयान ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर सालू अपने बेड से उतरने लगी, क्योंकि वो अपने पापा को ढूंढने जाना चाहती थी। उसे उतरते देख अयान जल्दी से आगे आया और बोला, कहाँ जा रही हो तुम? पापा को ढूंढने। सालू इतना बोलकर उठने को हुई तो लड़खड़ा गई और अयान ने उसे थाम लिया। अयान ने अब थोड़ी सख्ती से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे पापा के बारे में मेरे भाई पता लगवा देंगे। हालत देख रही हो अपनी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। यू नीड रेस्ट। सालू अब फिर से बैठ गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। वो अयान को देखकर रोते हुए बोली, मेरे पापा को चाकू मार दिया था उस आदमी ने, क्योंकि मेरे पापा मुझे बचाने के लिए आए थे। न जाने वो कैसे होंगे, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज़ अपने भाई से कहिए उन्हें ढूंढ कर ले आएं। मेरी मम्मी भी पता नहीं कहाँ होंगी, मुझे मेरे घर ले चलिए। अयान को सालू की स्थिति देखकर उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। उसने सालू के सिर पर हाथ रख दिया और बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते। भाई ने कहा है कि तुमको मेरे घर लेकर जाऊं। बाकी की बातें वहां जाकर ही पता चलेंगी। भरोसा करो मुझ पर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सालू अब कुछ नहीं बोली और चुप होकर बैठी रही थी। उसी समय अयान का फ़ोन बजने लगा तो उसने देखा ऑफिस से कॉल आ रहा है। उसने फ़ोन उठा लिया और बोला, हाँ बोलिए शर्मा जी। सर, वो मॉरिशस की डील की रिपोर्ट आज ही चेक करके वापस भेजनी है, इसलिए मैंने कल राघव से कहकर अर्जेंट रिपोर्ट तैयार करवाई है। तो आप ऑफिस कब तक आ रहे हैं? वर्मा ने पूछा। आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा मैं वर्मा जी, अयान ने कहा। अरे सर, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि आपने इस श्लोक सर को डिस्टर्ब करने से मना किया है, वरना वो ऑफिस आ ही जाते डील के लिए, वर्मा जी ने कहा। एक काम कीजिए, राघव को रिपोर्ट लेकर घर भेज दीजिए। मैं पहुंच रहा हूं कुछ ही देर में घर। भाई को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अयान ने फ़ोन काट दिया। दरअसल अयान चाहता था कि श्लोक कुछ दिन हीर के साथ अपनी नई नई शादी को एंजॉय करे, इसलिए ऑफिस का काम उसने खुद के कंधों पर लेने का फैसला लिया। लेकिन कल अचानक से सालू का उसके पास आना और उसके बाद की घटनाओं में ऑफिस को भूल ही गया था। दूसरी तरफ राघव को उसके ऑफिस से कॉल आया। उसे बताया गया कि अयान ने उसे घर पर ही मिलने के लिए बुलाया है, तो वो रिपोर्ट लेकर अयान के घर ही चला जाए। राघव का एक बार फिर से हीर से मिलने का प्रोग्राम खराब हो गया था, क्योंकि इस डील और रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस राघव को भी अच्छी तरह से पता थी। इसलिए अब वो पहले सैगल निवास जा रहा था, ताकि रिपोर्ट का काम पूरा कर सके और उसके बाद हीर से मिलने जा सके। हालांकि उसने सुबह उठकर भी हीर और सालू दोनों को ही कॉल किया था, लेकिन फ़ोन अब भी बंद आ रहा था। सैगल निवास कुछ ही देर में घर आ गया था और जैसे ही हीर कार से उतरने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो भी श्लोक को देखने लगी तो श्लोक ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, वो घर में किसी को कल रात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हीर को लगा कि श्लोक शायद कल रात को कुछ भी उनके बीच हुआ उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से बोली, आप निश्चिंत रहिए, हमारे बीच जो भी है वो बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी। सबके सामने हम नॉर्मल कपल की तरह ही रहेंगे। श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि जो बात वो शायद नहीं करना चाहता था वही बात हीर ने उसे याद दिला दी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हम पर हमले की बात कर रहा था, उसके बारे में घर में किसी को मत बताना, क्योंकि दादू परेशान हो जाएंगे, जो कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हीर अब झेप गई और जल्दी से श्लोक की तरफ बिना देखे गाड़ी से उतरकर घर में चली गई। घर के अंदर हॉल में देवनारायण जी बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ बैठा हुआ था राघव, जिसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। जैसे ही हीर और श्लोक हॉल में दाखिल हुए तो देवनारायण जी खुश होते हुए बोले, लो श्लोक आ गया, आ जाओ बच्चों, कैसा रहा कुलदेवी का दर्शन। देवनारायण जी की बात सुनकर राघव पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि श्लोक के साथ हीर चली आ रही थी और राघव की नज़र अब हीर के लिबास पर थी, जिसमें हीर के हाथों में मेहंदी, चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। अपने सामने खड़े राघव को देखकर हीर के कदम थम से गए। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और इससे पहले कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिरती, श्लोक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। राघव का दिल टूट गया था और इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। हीर, ये श्लोक के शब्द थे, लेकिन हाथ राघव के भी उठ गए थे उसे गिरते देखकर। लेकिन उसने जब हीर को श्लोक की बाहों में देखा तो उसके हाथ खुद ब खुद नीचे हो गए और मुंह के सब मुंह में ही रह गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हीर इस घर में क्यों है और उसने शादी कैसे कर ली। श्लोक बेटा, उसे उठाकर यहाँ लाओ, देवनारायण जी ने कहा तो श्लोक होश में आया और जल्दी से हीर को अपनी गोद में उठाकर सोफे की ओर आ गया। उसने हीर को सोफे पर लिटा दिया। एक नौकर जल्दी से पानी का गिलास ले आया। श्लोक ने उसमें से पानी लेकर कुछ छींटे हीर के मुंह पर मारे तो हीर ने अपनी आंखें खोल दी। तुम ठीक हो हीर? श्लोक ने चिंता से पूछा। अचानक से क्या हो गया था तुम्हें बेटा? देवनारायण जी ने भी पूछा। पता नहीं कैसे चक्कर आ गए, मैं ठीक हूँ अब, हीर ने जवाब दिया, जबकि उसकी नज़रें तो राघव पर थीं। राघव ने उससे नज़रें फेर लीं। वो नहीं जानता था कि क्या बात थी जो हीर ने उसके पीछे से शादी कर ली, लेकिन वो सबके सामने हीर से सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अब उसके बॉस श्लोक की पत्नी थी। हीर को ठीक देखकर श्लोक ने अब राघव की ओर रुख किया और बोला, वेलकम बैक टू इंडिया राघव। आई एम इम्प्रेस्ड कि तुमने 20 दिन का काम
सिर्फ 10 दिन में पूरा कर लिया। ना सिर्फ जल्दी पूरा किया, बल्कि तुमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम अपनी उस सरफिरी गर्लफ्रेंड से कुछ दिन दूर रहोगे तो सब काम अपने आप ठीक होने लगेगा। श्लोक अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जबकि हीर ने जब श्लोक के शब्द सुने तो अब उसने गौर किया कि श्लोक उसके बारे में ही बोल रहा है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसमें हीर ने श्लोक का नाम सुनकर भी गौर नहीं किया कि राघव के बॉस का नाम श्लोक सहगल ही है। अब उसे पता चला कि श्लोक ही वो इंसान है जिसकी वजह से वो राघव से दूर हो गई थी। हीर को अब श्लोक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी क्योंकि देवनारायण जी अभी तक वहीं पर थे। किसके बारे में बात कर रही हो बेटा? देवनारायण जी ने पूछा तो श्लोक बोला, दादू, राघव की एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक नंबर की चिपकू और बददिमाग लड़की है। उसकी वजह से राघव का सारा फोकस काम पर से हट गया था। लेकिन मैंने राघव को मॉरिशस भेजा इसी शर्त पर था कि यह 20 दिन तक उससे बात नहीं करेगा। और देखिए, यह 10 दिनों में काम करके लौट आया। मेरा सजेशन मानो तो तुम दूसरी गर्लफ्रेंड बना लो। ओह, तो ये है वो जल्लाद जिसकी वजह से मेरे साथ इतना कुछ हो गया और मैं राघव जी से नज़रें मिलाने लायक भी नहीं रही। मिलने दो इसे अकेले में एक बार। अगर आज इस घमंडी सहगल को उसकी नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी हीर नहीं। हीर ने मन ही मन श्लोक को कोसते हुए कहा, सर, ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। राघव ने अब सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अरे बेटा, काम तो होते रहेंगे, तुम बैठो यहाँ आराम से और नाश्ता करके जाना। हीर बेटा, राघव के लिए चाय नाश्ता लगवाओ। देवनारायण जी ने जब हीर से कहा तो वो अपनी जगह से उठकर रसोई की ओर चली गई। राघव का बिल्कुल भी मन नहीं था रुकने का, लेकिन श्लोक ने भी उसे बैठने के लिए बोल दिया। श्लोक वहीं बैठकर फाइल देखने लगा, जबकि राघव का पूरा ध्यान रसोई की ओर गई हीर की तरफ ही था। उसका दिल का एक हिस्सा अभी भी उसे यही कह रहा था कि हीर उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद हीर अपने हाथों में चाय लेकर आई और जब वो राघव को चाय पकड़ाने के लिए झुकी तो उसके बाल एक साइड खिसक गए, जिन्हें उसने जानबूझकर आगे किया था ताकि उसके गले पर बने हुए निशान किसी को न दिखें। लेकिन राघव ने क्लियरली उसके गले पर लव बाइट के निशान देख लिए थे और अब राघव के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। राघव के दिल में एक टीस सी उठ गई थी कि उसका दिल अभी तक हीर को बेवफा नहीं समझ रहा था, तो फिर इन निशानों को वो क्या समझे। ये सब उसे चीख चीख कर बता रहे हैं कि जिस हीर से कभी उसने प्यार किया था वो अब किसी और की हो चुकी है। राघव अपनी जगह से उठ गया और बोला, सर, आप रिपोर्ट चेक करके ऑफिस भिजवा देंगे क्या? वो दरअसल मेरे पापा का परसों रात एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसी सिलसिले में आपसे छुट्टी की बात करने के लिए आया था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया राघव? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से 3 दिन की छुट्टी ले लो, फिर आ जाना ऑफिस। ये फाइल मैं देख लूँगा। तुम अपने पापा का ख्याल रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बता देना। श्लोक ने राघव का कंधा थपथपाते हुए कहा, जी सर। इतना बोलकर राघव वहाँ से निकल गया। हीर अभी तक उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें भर आई थीं। उसका दिल कर रहा था कि जाकर राघव को रोक ले और उसे सारी सिचुएशन बताए कि किन परिस्थितियों में उसे श्लोक से शादी करनी पड़ी। वो राघव की आंखों में अपने लिए अविश्वास देख चुकी थी और अब उसे वो चीज़ तकलीफ दे रही थी। हीर अब अपने कमरे में आ गई थी और लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, ये घमंडी सहगल, इसकी वजह से सब कुछ बिखर गया। राघव जी की नज़रों में गिर गई हूँ मैं। पहले तो इसने हमें एक दूसरे से दूर किया और फिर मुझसे जबरन शादी भी कर ली। अगर ये मुझसे जबरन शादी नहीं करता तो मैं कम से कम राघव जी से आज नज़रें तो मिला सकती थी। भगवान, मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेती हूँ कि यह बहुत अच्छा आदमी है। बिल्कुल भी नहीं, ये एक नंबर का अड़ियल आदमी है।
और नीचे क्या क्या बोल रहा था मेरे बारे में। बद दिमाग और सिरफिरी। अरे सिरफिरा होगा ये खुद। हॉल में श्लोक अभी फाइल पढ़ ही रहा था कि तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से अयान बाहर निकला। उसने दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा खोला और सालू को सहारा देकर गाड़ी से उतारा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाने लगा, लेकिन सालू चलते हुए लड़खड़ा रही थी, इसलिए अयान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अयान जब सालू को गोद में उठाकर घर में ला रहा था तो अपने कमरे से बाहर आती हुई सुमन की नज़र जैसे ही उस पर गईं तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपने बेटे को किसी अनजान लड़की को बाहों में उठाए हुए यूं घर में आते देख सुमन का दिमाग गर्म हो गया। वो ज़ोर से बोली, रुक जाओ अयान। सुमन के इस तरह बोलने से अब श्लोक और देवनारायण जी का ध्यान दरवाजे पर गया, जहाँ देवनारायण जी और श्लोक दोनों ही सालू को देखकर चौंक गए। देवनारायण जी जानते थे कि सालू हीर की बहन है, तो वहीं श्लोक के लिए झटका ये था कि ये तो राघव की बदतमीज गर्लफ्रेंड है। श्लोक अभी गलतफहमी का शिकार है। उसकी नज़रों में सालू राघव की गर्लफ्रेंड है। श्लोक ने मन में सोचा, ओह तो यह हीर की बहन है, तभी मैं कहूँ हीर एक नंबर की तीखी मिर्ची है। होगी क्यों नहीं, उसकी बहन इतनी खतरनाक है, यह मुझसे बेहतर और जान कौन सकता है। बेचारा राघव, अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के किडनैप होने के बारे में। पहले मैं पूछताछ कर लूँ, फिर राघव को बुलाता हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, श्लोक आगे आया और अयान से बोला, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ अयान। अयान ने हाँ में सिर हिलाया और सालू को लेकर आगे बढ़ गया। यह सब देखकर सुमन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मेरे बेटे पर हुक्म चलाना बंद करो तुम। नौकर बनाकर रख दिया है उसे अपना। कौन है यह लड़की जिसे अयान यूं गोद में लिए घूम रहा है? गुस्से से तमतमाते हुए सुमन ने श्लोक से पूछा। श्लोक उन्हें इग्नोर कर गेस्ट रूम की ओर जाने लगा तो सुमन ने श्लोक की बाजू पकड़ ली। श्लोक ने एक नज़र सुमन को देखा और सुमन ने झट से उसकी बाह को छोड़ दिया। वो लड़की मेरी साली और हीर की बहन है सालू। इससे ज़्यादा मैं आपके किसी फालतू सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। इतना बोलकर श्लोक गेस्ट रूम में चला गया और देवनारायण जी भी उसके पीछे पीछे उसी कमरे में आ गए। सुमन गुस्से से अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर हीर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे इंतजार था श्लोक के कमरे में आने का, लेकिन श्लोक इतनी देर से कमरे में आया ही नहीं तो थक हार कर हीर खुद ही उसे ढूंढने के लिए नीचे आ गई। हीर जब नीचे आई तो उसने एक नौकर से श्लोक के बारे में पूछा तो उसने गेस्ट रूम की ओर इशारा कर दिया। हीर अब गेस्ट रूम में पहुंच गई और अपने सामने सालू को देखकर वो अपनी जगह ही जम गई। क्या होगा हीर और सालू के साथ आने का असर? क्या श्लोक जान पाएगा राघव की असली गर्लफ्रेंड की सच्चाई, या होगा कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।